मैंने जी आप लोगों को बताया था कि थोड़ा-सा आपको कॉन्टेक्स्ट दूँगा कि सैंड्रा और मेरे इश्यूज़ जो हैं वो अब घर पे तो है नहीं, बेबी भी नहीं है, चली गई है। तो वो कहाँ से किन मेन वजहों से शुरू हुए उनके बारे में अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्या-क्या चैलेंजेज़ हैं, क्या-क्या परेशानियाँ आ रही हैं और करंट सिचुएशन अभी क्या है? क्योंकि अब उसको गए हुए 10 दिन से ऊपर हो गए हैं और चीज़ों ने ना अपना इमोशनल इफ़ेक्ट लेना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा जो हमारा इशू जिससे हम जूझते रहे हैं सालों साल से वो है अराउंड कि हमें रहना कहाँ है। अब कनाडा इंडिया आधी दुनिया अपार्ट है बेसिकली और बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं जो कि हमारे लिए एज इंडियन सोचना आसान है, मगर कोई वेस्टर्नर हो तो उसके लिए अडाप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सैंड्रा को रिजर्वेशन है वहाँ रहने से रिलेटेड और मैं मॉन्ट्रियल में, मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। सैंड्रा को अब बहुत सारे लोग मुझे यही कहते हैं, इंडिया क्यों नहीं रहते आप, क्यों नहीं सेटल हो जाते, कंटेंट है, ये है, वो है, काम है, सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज़, पूरी डोमेस्टिक एड्स आप रख सकते हो, घर आपके पास अपना बन ही रहा है, आपका प्लॉट भी है एंड एवरीथिंग। मेन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहली चीज़ जो है वो है लैंग्वेज बैरियर जो सैंड्रा को आती है, क्योंकि आप एक बार वैसे लगता है कि सब सारे तो इंग्लिश बोलते हैं या बट जब तक कोई कॉन्शियस एफर्ट ना कर रहा हो ना, इवन मैं और मेरी फैमिली हम हिंदी में ही बात करते हैं। और जब घर से आप बाहर निकल जाओ, आप एक भी दिन बिना हिंदी के ना, पूरा 100% बिना हिंदी के कम्युनिकेट करने की देखना, तो आपको समझ आ जाएगा कि कितना कन्वीनियंट और कितना पॉसिबल है और कितने इश्यूज आते हैं इस चीज़ में। इम्पॉसिबल नहीं है बट इट इज़ वेरी ट्रबलसम, यू रियली नीड टू बी मोटिवेटेड टू डू दैट। दूसरा, अब उसको मैं ये बोलूँ कि तू हिंदी सीख, तो वो भी कोई आसान तो है नहीं। और मेरे को मतलब मुझे भी लगता है वो मुझे बोले फ्रेंच सीख, तो मैं फिर फ्रेंच तो नहीं सीख सकता भाई, साफ सी बात है। दूसरा ये कि अब वो उसको ड्राइविंग, क्योंकि बिल्कुल ही सिस्टम अलग है। मैं सिर्फ लेफ्ट और राइट की बात नहीं कर रहा, मैं जो ड्राइविंग की वो होते हैं ना बेसिक रूल्स इन द सेंस ऑफ राइट ऑफ वे का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो नॉर्थ अमेरिका या यूरोप में है, यहाँ पे अलग तरीके से सिस्टम चलता है, तो वो उसको लगता है कि वो कन्फाइंड है। फरीदाबाद में हम रहते हैं तो उसको वेस्टर्नर्स कम मिल पाते हैं कि जिनसे वो अपनी फ्रेंडशिप कर सके और रिलेटेबल चीज़ों पे बात कर सके। मेरा सारा फ्रेंड ग्रुप वहाँ पे है और वो मेरे फ्रेंड बने हैं एज कपल। सैंड्रा और मेरे वो फ्रेंड्स नहीं हैं जो हम नए लोगों से मिले हों और हमने नई फ्रेंडशिप स्टार्ट करी हो। वो वैसा ही है कि जैसे मैं जाऊँ तो मैं पता नहीं कितना अच्छा सैंड्रा की फ्रेंड्स से जो बचपन से उसके दोस्त है रिलेट कर पाऊंगा या उनके बीच में बैठ पाऊंगा कि नहीं, जब वो भी इंस्टिंक्टिवली अपनी फर्स्ट लैंग्वेज फ्रेंच में बात करना शुरू कर देंगे जब मैं वहाँ पे होऊंगा। तो ये चीज़ कुछ महीनों के लिए तो थोड़ा सा हो जाता है, प्लस फिर पोल्यूशन उसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। हम लोगों को नहीं इतना लगता कि भाई ठीक है। कई बार ना धारणा मन में ये भी आ जाती है कि ओ इतनी सी पोल्यूशन बर्दाश्त नहीं होती, देखो ये कमज़ोर है। मगर बंदा अगर शराब पीनी शुरू कर दे तो एक टाइम के बाद उसको एक बोतल अल्कोहल भी नशा देना बंद कर देगी। तो इसका मतलब ये कोई बहुत प्राउड होने वाली बात नहीं है कि मैं 1 लीटर शराब पी जाता हूँ, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता मेरी बॉडी पे। तो इसमें कोई बॉडी की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है कि मैं भैया लीटर शराब पी जाता हूँ मेरे को कुछ होता ही नहीं है, देखो मैं कितना स्ट्रांग हूँ। इसका मतलब अब सब लोगों को पता है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि हेल्थ ही आपकी इस लेवल पे बॉडी डिटीरियोरेट कर गई है कि अब आपको जो रिस्पॉन्स बॉडी जिस तरीके से नॉर्मल हेल्दी बॉडी को करना चाहिए वैसे नहीं कर रही है। तो इसीलिए वो बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया है मेरे लिए। अब मॉन्ट्रियल में अगर रहने की बात आ जाए तो उसके सैंड्रा के लिए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मेरे को फिर वहाँ पे मुझे लैंग्वेज बैरियर फील होता है ऐसी सिटी में जहाँ पे लोग ज़्यादातर इंग्लिश बोलते हैं, इन द सेंस के जो स्ट्रीट साइन होते हैं ना वही वहाँ पे फ्रेंच में लिखे होते हैं। प्लस फिर मैं कंटेंट की वजह से अपने घर से दूर हो जाऊँगा, अपनी फैमिली से कनाडा रहते हुए भी थोड़ा सा दूर हो जाऊँगा। फिर मेरे को हर तरीके से वहाँ पे मुझे लाइन ही हो सकता है अपनी चेंज करनी पड़े, क्योंकि अब एक जगह स्टेबल रहना है। ये तो है नहीं कि मैं फैमिली बार बार छोड़ के अकेले जो है ट्रैवल पे या किसी काम से निकल जाया करूँगा। मैंने कोशिश करी है बट इट इज़ नॉट ऑल दैट ईजी। सबसे बड़ा फैक्टर कनाडा का यही है कि यार 4-4 5-5 6-6 महीने इतनी ज़बरदस्त ठंड, वो अपने आप को समझाना ही बड़ा मुश्किल है। वन ऑफ द मेन रीज़न मैंने आज तक कनेडियन पीआर नहीं ली, क्योंकि मेरी कभी इंटेंशन ही नहीं थी कनाडा में फुल फ्लैज जिसे कहते हैं सेटल होने की। क्योंकि जब आप नवंबर दिसंबर के महीनों में
घर से निकलते हो, टेम्परेचर कभी जाता ही नहीं है -10 से नीचे, मतलब 0 से ऊपर तो कभी जाएगा ही नहीं ना। तो उस केस में जो बर्फ़ पड़ी है वो पड़ी रहती है और इकट्ठी होती चली जाती है, और वो जब आप निकलो तो अंबार के अंबार आपके घर में, ना बंदा शाम को वॉक पे जा सकता है, ना कुछ, बिल्कुल ही आप, वो अलग ही तरीके का लाइफ़स्टाइल है। फिर वो बर्फ़ हटाते रहो, करते रहो, वो मुझे लगता है कि मैं शायद उस चीज़ के लिए कभी प्रिपेयर ही नहीं हो पाऊँगा। और पिछले 2 ढाई साल से मिडल ग्राउंड ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ऐसी-ऐसी स्कीम भी मन में आई है कि चलो 4 महीने जो समर्स का टाइम है कनाडा में रह लेते हैं, 4 महीने जो विंटर्स का टाइम है इंडिया में रह लेते हैं, और बाकी 4 महीने जो है ट्रैवल कर लेते हैं। ये भी आया कि इंडिया में बेस बना लेते हैं, हर अल्टरनेट मंथ जो है एक कंट्री एक्सप्लोर करेंगे 30 डेज़, और उसकी वीडियोज़ हमारी हो जाएँगी और हमारा ट्रैवल भी हो जाएगा, वापस आएँगे, वापस वी विल रिटर्न बैक टू बेस, और फिर हम कुछ ऐसा चैनल शुरू करने की कोशिश करेंगे जो एक जगह पे हो सके। मोहित को सुना, आपको पता है मैंने स्टार्ट भी किया था उस इंटेंशन से, बट क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं बन पाया, लॉजिस्टिकली उसका समझ नहीं आ रहा था, प्लस अगर मैं उसको करता भी हूँ तो बहुत टाइम तक जो है ना मेरी इनकम टैंक कर जाएगी, और अभी सिचुएशन ऐसी है कि हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, विच इज़ ऑल्सो लीडिंग टू अ लॉट ऑफ ट्रबल एंड सफोकेशन। फिर जब से सबको पता लगा ना कि अब इशू आ रहे हैं, तो मेरे को सबसे पहले लोग यही कहते हैं कि भाई कुछ भी करो, आप कॉम्प्रोमाइज़ करो और साथ में रहो, मगर मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट बोथ ऑफ अस हैव बीन डूइंग फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और एक सर्टन थ्रेशोल्ड होता है कॉम्प्रोमाइज करने का, हर किसी की इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है, किसी की जल्दी आती है, किसी की बाद में। तो इतनी बड़ी चीज़ कि वो कहे कि मैं जा रही हूँ और जेडन मेरे साथ जा रहा है, तो और वो एक लेवल जो कॉम्प्रोमाइज़ बैरियर होता है ना, वो टूटने के बाद ही आता है। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ पहली बार हुई है, डिसएग्रीमेंट हमारी बहुत बार होती रही है, हम उनको मैनेज ही करते रहे हैं। और हमारी लाइफ में क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन फटीग आती है, बहुत डायनेमिक है, और ये रिक्वायरमेंट है एक तरीके से मेरे काम की भी समवट, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट्स भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो भी थोड़ा सा एक पार्ट है। प्लस मैंने थोड़े से पॉइंट ना नोट करके रखे हुए ऑनेस्टली, बिकॉज आई हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल चूजिंग माय वर्ड्स, दैट दिस डजंट कम अक्रॉस एज अ वन वे रैंट। ये बहुत ज़रूरी है। सैंड्रा को मैंने कहा हुआ भाई तूने भी अपना वर्जन देना हो तो बेशक जब तू बोलेगी, जैसी तू बोलेगी वीडियो बना के दे दियो, मैं डाल दूंगा, मुझे कोई वो नहीं है, बट आई हैव टू बी केयरफुल ऑल्सो। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ऑल दोज थिंग्स आर डन एंड दिस इज वॉट हैपेंड आफ्टर जो ये फाइनली उसने डिसीजन लिया है। और कैसे ये चीज़ डिफरेंट है कि हमेशा उसके माइंड में कई बार एक ख्याल है मैं जा रही हूँ, मगर इस बार उसने अपने आप को कम रोका, और जब भी वो जाने का ऐसा करती थी मैं जा रही हूँ, या मैं कहता था मैं जा रहा हूँ, तो इस बार के केस में मैंने उसको रोकने में बहुत ज़्यादा एफर्ट ही नहीं लगाया। मतलब बंदे का माइंड कहता है ना अब जाने दे, देखूंगा सोचूंगा, उसके भी माइंड में था अब मैं जा रही हूँ, देखूंगी सोचूंगी, तो शी लेफ्ट। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा जो सलाह आती है वो ये है कि भाई यू शुड 100% मेक श्योर दैट फैमिली शुड बी प्रायोरिटी वन। अब 100% आई कंप्लीटली एग्रीड, बट वो फैमिली चलेगी कैसे अगर मैं काम छोड़ दूंगा? क्योंकि अभी आप ये देखो ना कि मैं काम पॉज नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे जितने फंड्स वगैरह हैं वो सारे जो हैं स्प्रेड आउट थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जिनमें से कुछ लिक्विडेट हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती, कुछ हम करने की कोशिश कर रहे हैं मगर वो हो नहीं पा रही हैं। बट गिवन द करंट सिचुएशन इट इज़ ऑलरेडी टू कॉम्प्लिकेटेड, और मैं बिल्कुल जो है फ्लो काम का रोक नहीं सकता। बाकी आप लोग मेरे इतने टाइम से अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप कब से मेरे व्लॉग देख रहे होगे, आप लोगों को पता है फैमिली इज एवरीथिंग फॉर अस। उनकी प्रायोरिटी, उनका कंफर्ट, सब चीज़ अगर ना पूरी कर पाए तो फिर भैया किस बात का सारी मेहनत एंड एवरीथिंग। अब बेटे के लिए जर्मनी और इंग्लैंड से उसके मिल्क के फॉर्मूले आते हैं, यूएस मेड बॉटल वार्मर जो होते हैं उसके, वो स्पेशली दुबई से हमने इंपोर्ट कराया क्योंकि इंडिया में वो चीज़ मिलती नहीं थी। डेनमार्क से डाइपर आते हैं जेडू के ऑर्गेनिक वाले, डेनमार्क से पॉसिबल नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफस्टाइल जो है मैं कोशिश करता हूँ अपनी फैमिली को दूं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटे की बात हो रही है, बच्चा तो अभी आया ना, उससे पहले फैमिली के लिए भी कोशिश हमारी हर केस में यही होती है, सबके लिए बेस्ट से बेस्ट खाना हो, घर हो, ट्रैवल हो, कंफर्ट हो, बट सबको मेंटेन करने के लिए एक रेगुलर कैश फ्लो चाहिए, जो कि मैं इजीली मैनेज वैसे कर तो लेता हूँ, मगर क्योंकि गिवन द डाइवर्सिटीज एंड एवरीथिंग, बट अगर काम मेन काम जो है वो छोड़ दूँ
तो फिर वो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भई अगर वैसे तो मेजर खर्चा जो है वो हमारा ट्रैवल से रिलेटेड आ जाता है, जो एक मेजॉरिटी चंक है, उसको मैं हटा दूँ तो हम एक जगह तो बैठे रहेंगे, ट्रैवल एक्सपेंस तो खत्म हो जाएगा, बट जो बाकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंस्टॉलमेंट्स हैं, रेंट होगा या लिविंग एक्सपेंस एंड एवरीथिंग, उनके लिए भी कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम है कि काम चालू रहना चाहिए, और उसको चालू रखने के कुछ क्राइटेरिया हैं जो एज एवरीडे नॉर्मल कपल हमारे लिए थोड़े से मुश्किल हो रहे हैं, जिनकी वजह से प्रॉब्लम पाइलअप हो गई है और स्यापे पड़ गए। बट चैलेंज ये आ जाता है कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में कि जो कंटेंट की व्यूअरशिप है वो हमेशा एक चेंज साइकिल के ऊपर बेस्ड होती है। अगर मैं 3 महीने डायरेक्ट इंडिया में भी बैठ जाऊंगा तो तीसरे महीने से वहाँ से भी व्यूअरशिप डिक्लाइन करना शुरू कर देगी, इन द सेंस कि मैंने एग्जांपल लास्ट वीडियो में भी दिया था कि पिछले साल मैं पहले इंडिया आया तो चेंज आ गया, उसके बाद मैं अपनी नीस को सेट करने के लिए जर्मनी चला गया तो एक चेंज आ गया, उसके बाद नीस को छोड़ तो वाइफ पहुंच गई तो फैमिली के साथ क्रूज शिप ज्वाइन करी, एक चेंज आ गया, उसके बाद हम कनाडा पहुंच गए, मैं अपनी फैमिली से वहाँ पे मिला, फिर चेंज आ गया, उसके बाद आगे जैसे जैसे लाइफ हमारी प्रोग्रेस करती गई कि सैंड्रा की डिलीवरी की प्रेपरेशंस थी, उसके बाद इंडिया आना, तो हमारी लाइफ ही कंटेंट है, और अगर लाइफ की चीज़ें डायनामिक रह जाएंगी नहीं रहूँगी और स्टेगनेंट हो जाएंगी तो कंटेंट या काम जो है वो भी एक तरीके से स्टेगनेंट हो जाएगा। हमारे काम के फ़ायदे बहुत है कि हम घूमते हैं या कुछ भी करते हैं, या क्राइसिस जैसे हमारी लाइफ में भी आ जाए, जैसे गाड़ी चोरी हो गई मेरी, तो वो भी एक तरीके से अपॉर्चुनिटी बन जाता है, क्योंकि उससे भी कंटेंट साइकिल थोड़ी सी चेंज हो गई थी। मगर इसकी ब्लेसिंग के साथ साथ ये एक बड़ी प्रॉब्लम भी है कि उसको फिर कॉन्स्टेंटली मेंटेन भी रखना, कि आपको कब कितने टाइम पे आप एक जगह रह नहीं सकते हो, तो उसके प्लस साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है। पर्टिकुलरली ये कि अगर मेरी लाइफ डायनामिक होनी चाहिए तो सैंड्रा को मेरे साथ रहना पड़ेगा, या फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि वो साथ ना रहे और अपनी एटलीस्ट हाफ साइड ऑफ द लाइफ स्टेबल रखे, जिसमें उसकी एक जॉब हो और वो क्या कहते हैं एक साइड ऑफ रेवेन्यू संभाल ले। अब उसमें डाउन साइड ये आती है कि फिर मुझे अपनी फैमिली से दूर रह के फिर के डायनामिक कंटेंट जनरेट करना पड़ेगा, जबकि वो एक जगह स्टेबल होगी। मगर उसकी फिर एडवांटेज ये है क्योंकि वो एक जगह स्टेबल होगी और एक कांस्टेंट रेवेन्यू हमारे हाउस होल्ड में सैंड्रा की सैलरी के रूप में आ रहा होगा, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं कम ट्रैवल करूं और किसी दूसरे फॉर्म ऑफ कंटेंट पे या दूसरे बिजनेस पे फोकस करूं जो कि मेरी 100% एनर्जी मांगेगा। कोई भी नया काम जो है ना शुरू करना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो नया फॉर्म ऑफ कंटेंट हो या फिर वो मेरे लिए कोई नया बिजनेस हो। तो मुझे 100% उसमें देना पड़ेगा, सैंड्रा को 100% अपनी जॉब में देना पड़ेगा। उसमें एक कॉम्प्रोमाइज़ ये आ जाएगा कि जेडू को फिर हमें डे केयर में डालना पड़ेगा। तो इसीलिए राइट बैलेंस निकालना जो है इस केस में काफ़ी चैलेंजिंग। और मुझे सजेशंस बहुत सारी आती हैं कि आप इंडिया में रुको ना, यहाँ पे बनाओ, आपकी वीडियोस बढ़िया होंगी, इंडिया वाले व्लॉग आपके चलते हैं, या फिर XYZ कंट्री में जाके सेटल हो जाओ, वहाँ पे रह लो, वहाँ पे वीडियोस बना लो। मैं 1500 से ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ, थोड़ा बहुत तो मुझे पता होगा ना कि भैया किस लेवल की एक्सपेक्टेशन और डिमांड होती है और किस चीज़ से व्यूअरशिप ऊपर जाती है, किस चीज़ से नीचे जाती है, प्रेडिक्टेबिलिटी, चेंज, डायनामिज्म, वैल्यू, और थोड़े थोड़े टाइम में ट्रैवल का एलिमेंट ऐड करना, या फिर रोज़ सुबह उठ के नया कंटेंट ढूंढना। अब इतना तो मुझे पता ही होगा ना कि क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है, तो उन सारे फैक्टर्स को माइंड में रख के हमें डिसीजंस लेनी पड़ती हैं। अब जी फैमिली का रिएक्शन, सनी और भाभी तो अंदर से रेगुलरली चीज़ें देखते आए हैं कि हम कैसे रिस्पॉन्ड रिएक्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ों पर डिसएग्रीमेंट रही है, वो तो देर तो सीन थिंग्स हैपन फर्स्ट हैंड राइट इन फ्रंट ऑफ देयर फेसेस, तो इसलिए दे तो वर नॉट सरप्राइज्ड। बाकी हमारे घर में इंटरनली अब चार दीवारी के अंदर क्या मियाँ बीवी की परेशानी चल रही है, क्या डिसएग्रीमेंट्स चल रही हैं, वो तो हम दिखाते नहीं हैं, और ना ही हम किसी को बताते हैं, क्योंकि जैसे आप लोगों के सामने है वैसे ही बाकी सबके सामने भी है, क्योंकि भाई अपने घर के इश्यूज चार दीवारी के अंदर ही रहने चाहिए। बट अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि उसको प्रैक्टिकली करना गिवन बीइंग अ लाइफस्टाइल व्लॉगर मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया। तो इसलिए मैंने कहा दिस इज़ द राइट टाइम टू टेल एंड कम आउट। बाकी सारी फैमिली के फ़ोन आ रहे हैं, मंजू दीदी का फ़ोन आ गया, गुड़िया दीदी का फ़ोन आ गया, सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स और बहुत सारे जो नोन है में फ़ोन है, अनुने का फ़ोन आ गया, क्योंकि जब सबसे पहले अनुने की लाइफ में ऐसी
पर्सनल प्रॉब्लम आई थी तो वो मेरे को फ़ोन करता था एंड वी यूज्ड टू टॉक फॉर लाइक अ गुड लॉन्ग टाइम। और मैं उसकी सुनता था, क्योंकि बेसिकली ऐसी सिचुएशन में ना बंदे को यही चाहिए होता है यार कि मेरी कोई सिचुएशन सुने समझे, और अगर कुछ सजेस्ट कर सकता है तो बताए कि मैं क्या कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। फिर मैं स्पीति भी गया था उसके साथ, क्योंकि इट वाज वन ऑफ हिज toughest phase in life and I know what it can actually feel like। बाकी प्रगुन भाई जिनके होटल में हम गए थे नैनीताल, उनका मैसेज आया, अनिल, सुखविंदर, अंगद, सबके फ़ोन आ गए। बट अभी जितना जितना हो सकता है उतना मैं बता तो रही हूँ, और सारे यही कह रहे हैं कि एकदम से ऐसा क्या हो गया कि भैया सैंड्रा घर छोड़ के चलेगी। यही सबसे बड़ी चीज़ है, ये एकदम से नहीं हुआ है। मैंने एकदम से सबको बताया है कि हिस्टोरिकली ओवर पीरियड ऑफ टाइम मल्टीपल टाइम्स अगेन एंड अगेन इश्यूज कन्फ्लिक्ट आते रहे हैं, जिनको हम रिजॉल्व करते रहे हैं या फिर उनको पोस्टपोन करते रहे हैं या उन पर डिस्कशन पॉज करते रहे हैं, डिले करते रहे हैं या फिर उनके ऊपर पर्दा डालते रहे हैं। बट अब वो चीज़ करनी जो है, क्योंकि इतना बड़ा स्टेप हो गया तो इसीलिए इम्पॉसिबल हो गई थी। तो नाउ वो कहते हैं ना, द कैट्स आउट ऑफ द बैग। बाकी जी मैं क्या डिफरेंटली कर सकता था, आई मीन आई तो वुड हैव अपनी तरफ से मैं बेस्ट टू बेस्ट देने की जो है ना कोशिश कर रहा हूँ। हमको इंडिया आना था सिर्फ 2 महीने के लिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा घर का हमारा एक्सटेंड हो गया, कंप्लीशन का टारगेट। उसके बाद फिर सैंड्रा की फैमिली का आने का बन गया, तो बीच में उसको ब्रेक मिल गई, तो उसके चक्कर में भी थोड़ा सा हमारा एक्सटेंड हो गया। बट सैंड्रा की फैमिली आई तो उसको थोड़ा सा जो है ना गुड पॉजिटिविटी आ गई, वो थाईलैंड हो भी आई। और उसके बाद फिर सनी के आने का प्लान बन गया। हमने तो निकलना था, सनी के आने के कोई लास्ट मोमेंट तक चांस नहीं था, तो हमने जो है ट्रिप एक्सटेंड कराई, फिर उसकी जो है वो कोलैब करवाई। फिर मैंने कहा कि भाई इतना तो हम रुकते ही हैं इंडिया में जब तक इसकी सर्जरी वगैरह सारी हो जाती है, और उसके भी बाद भी फिर हम 3-4 दिन के गैप पे ही निकले जब उसको एनीवेज एशिया निकलना था। बट अब ये है कि हार्मोनल चेंजेस वगैरह इसके बारे में भी लोग बोलते हैं कि न्यू मॉम मोड होता है। आई नो शी हैज़ बीन हैविंग अ टफ टाइम एंड ट्रस्ट मी, जो आई नो कि क्या होता है पोस्टपार्टम और उसके अंदर किस तरीके के जो है चेंजेस आते हैं, चाहे वो सोच के हो, हार्मोनल हो, सोशल, इमोशनल। एंड इट आई हैव बीन हैंडलिंग, डूइंग एटलीस्ट डूइंग द बेस्ट दैट आई कैन उनको हैंडल करने के लिए, क्योंकि इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड इट इज टफ। इसीलिए सैंड्रा को मैंने पूरी अथॉरिटी 100% दी हुई है ऑन हाउ शी थिंक्स बेस्ट टू रेज अ चाइल्ड। वो कौन से सिस्टम में बड़ा होगा, वो खाना कैसे खाएगा, उससे रिलेटेड सारी डिसीजंस 100% उसकी है। हाँ मैं सुनता हूँ, अपनी ओपिनियन भी देता हूँ, बट आई नेवर इम्पोज एनीथिंग। और रिजर्वेशंस जैसे कि पोस्टपार्टम उसके फेज में उसको इंडिया ले आना एक अनफेमिलियर जो है सिस्टम के अंदर, उससे उसका मेंटल टोल डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा और भी बढ़ सकता था। बट उसके चैलेंजेस मैंने जेन्युइनली फेस किए हैं। मगर आप लोगों को ये भी समझने की ज़रूरत है कि इंडिया आना हमारे लिए ऑप्शन नहीं थी। It was not optional. One of the among many reasons, one of the main reasons was कि इतनी ज़बरदस्त ठंड पड़ने वाली थी कनाडा के अंदर, बर्फ़ ही बर्फ़, स्नो ही स्नो। छोटे बच्चे के साथ मैं काम भी कैसे करता और वहाँ पे करता भी क्या, बिसाइड्स ना घर के बाहर आप निकल सको, कैद हो जाओ घर के अंदर, पहले ही इतना डिप्रेसिंग हो जाता है और कोई हेल्प भी नहीं वहाँ पे मिलनी थी, तो इट कुड हैव बीन वेरी वेरी चैलेंजिंग। इसीलिए आप नोटिस किया तो सनी भी निकल गया, वरना उसको क्या ज़रूरत थी निकलने की। दैट इज़ वाई छोटे बेबी के साथ पहले ही आपकी स्लीप साइकिल बिगड़ी होती है, आपके जो है पेशेंस लेवल कम चल रहे होते हैं, एग्जॉस्टेड होते हो, उसके ऊपर जो आपको कोई हेल्प भी ना मिले, ऊपर से बाहर मौसम भी डिप्रेसिंग हो, घर के बाहर ना निकल सको, तो इसीलिए इंडिया आना वॉज नॉट ऑप्शनल एटलीस्ट टू माई बेस्ट अंडरस्टैंडिंग। और वैसे भी अब हमारा प्लान था ही यहाँ से मॉन्ट्रियल जाने का। जर्मनी हम इसलिए आए थे ये देखने के लिए कि इफ़ वी लाइक यूरोप और नॉट, टू एक्सप्लोर इट एज वन पर्टिकुलर ऑप्शन, बिकॉज वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर ऑप्शन जहाँ पे हम दोनों जो हैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़्यादा खुश रह सकें एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ इन द फैमिली। और यही हमें जो है 1 महीना स्पेंड इसलिए भी किया था कि वेदर की भी ट्रांजिशन हो जाएगी, कि एकदम जो है ना सर्दी वाले वेदर में हम और बेबी दोनों नहीं जाएंगे, क्योंकि कनाडा इट वुड हैव बीन स्टिल कोल्ड। और हमने मई, जून, जुलाई, अगस्त वी वर बुक्ड
फॉर कनाडा, जहाँ मेरे को थोड़े दूसरे तरह के कंटेंट, दूसरे तरह के या तो व्लॉग्स में या फिर दूसरे तरह का कुछ और काम एक्सप्लोर करना था, का इस व्लॉगिंग को थोड़ी सी स्लो डाउन करके, ताकि हमारे खर्चे वगैरह निकलते रहे, हम करें। मगर सैडली उससे पहले ही जर्मनी में पटाखा बज गया। अभी मुझे लगता है कि जितना ज़रूरी था उतना अब शायद सबको पता लग गया है। बिसाइड्स, आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि आई वॉज वेरी वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज। लास्ट वीडियो में मैंने बस इतना बताया था कि सैंड्रा चली गई है और सिचुएशन ऐसी ऐसी है, तो मुझे लगा था कि मेरे को ना काफ़ी जजमेंटल टाइप के क्रिटिसाइजिंग और मीन कमेंट्स आएंगे, कि जो आम तौर पे कई बार आते हैं, कि बट इट वॉज मोस्टली अ लॉट ऑफ पीपल वर लाइक सपोर्टिव। सब ने ये कहा कि बहुत अच्छा सब चल रहा है, इसको ठीक करो, बचाओ, कैसे कर सकते हो। पीपल वर टेलिंग दैट दे अंडरस्टैंड व्हाट वी कुड बी गोइंग थ्रू। यही बहुत बड़ी बात है, कोई आपको बोले कि ठीक है यार, हमें समझ आ रही है कि आप पे क्या बीत रही होगी इस टाइम, या किन चैलेंजेस से आप फेस कर रहे हो, बट वो देखो आप कैसे मैनेज कर सकते हो, क्या कर सकते हो। बस अभी मैं ना ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, बट मैनेज हम बहुत टाइम से करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी सैंड्रा का क्या माइंडसेट है मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। इंटेंशन जहाँ तक मेरा ख्याल है ये थी कि वी नीड स्पेस एंड टाइम फ्रॉम ईच अदर। तो मैं भी उसको ज़्यादा पोक नहीं कर रहा हूँ, और मैं भी उठ के जो है ना एकदम भाग नहीं रहा हूँ, क्योंकि फिर उससे जो है वो पर्पस क्या सॉल्व होगा। मैं वहाँ जाके भी भाई के घर में ही बैठा रहा हूँ, तो हम समझने की कोशिश ही कर रहे हैं, एटलीस्ट मैं भी, कि अभी क्या करना चाहिए। क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन हो ना, तो बंदे को ये समझ नहीं आती कि मैं बात ज़्यादा करके पूछने की कोशिश करूं, या अगर मैं ज़्यादा करूंगा तो वो इंटरवीनिंग ना लगे। तो और बहुत सारे लोग ना फिर पॉजिटिव चीज़ें भी आती हैं तो माइंड में डाउट भी डालते हैं, बहुत कुछ है। पर अब ये है कि इंटेंशन ठीक हो, और आगे क्या कैपेबिलिटी किसकी कितनी बाकी है, बचती है, बनती है, मैं अभी कुछ फ़िलहाल की सिचुएशन में ना मुझे पता ही नहीं है एग्जैक्टली जो हुआ है वो तो बता सकता हूँ, पर जो होने के चांसेस हैं वो बड़ी तेज़ी से बदल भी सकते हैं। तो इसलिए अभी कुछ कहने की तुक नहीं बनती। जो जैसे जैसे होता रहेगा वो करूँगा, और कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को भी और मम्मी को भी और यहाँ पे टाइम दें, और माहौल बदलें, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग यार। मतलब आप खुद सोचो ना, मम्मी का उसको देखना, जेडू को सुबह उठते ही मम्मी के पास आ जाता था, और मेरा ना खेल पाना उससे। और ऐसा नहीं है कि सैंड्रा को बड़ी खुशी मिल रही होगी ये करके, तो उसको भी सब अकेले 100% संभालना एज अ मदर इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग। वो सारी जो उसको हम दोनों से हेल्प मिल सकती थी वो अवॉइड करके, छोड़ के अगर उसने जाने की डिसीजन ली है, तो उसके पीछे बहुत क्या स्ट्रांग रीज़न होंगे, या क्या मेंटल कंडीशन उसकी, या क्या लेवल रीच आउट हो चुका होगा, वो भी सोचने वाली बात है। क्योंकि उसको भी ये पता है कि हम ओवरऑल किसकी क्या सिचुएशन होगी, तो इसीलिए कैन नॉट से एनीथिंग। बट वो मुझे आज तक याद है कि बड़ी एक मैंने पुरानी स्कूल में कहावत सुनी थी कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ओ, आई डोंट नो, बट आई लेट यू whenever something worth telling is there. But thank you so very much for listening to me.